हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके हैं आपके साथ वापस। आपके जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने काफी ज्यादा डिमांड किया कि सर अनसॉल्व्ड कराने की जगह पर आप हमको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको कराइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें हमारा फायदा है। ठीक है, तो उन बच्चों को डिमांड को देखते हुए इन सारी, क्योंकि जो बच्चे हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, जो आप ही लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ही लोगों की डिमांड पर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केवल इतना ही देखेंगे कि कितने जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और कल जैसा भी होगा, जैसे कि जो भी जितने भी क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए, कलेक्शंस हुई हैं जिन क्वेश्चंस की कि क्या क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जितने ज्यादा कवर अप हो जाएंगे, क्लास थोड़ी छोटी होनी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना बेहतर क्वेश्चंस को कराया जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है उसमें है, पहले टॉपिक को हम साइड मार के रखते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर एक टॉपिक के थ्रू पढ़ाया जाना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है द्विघात समीकरण। माय डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण और दो चरों वाले रैखिक समीकरण से, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से माय डियर स्टूडेंट्स यहां से दोनों क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण दोनों से क्वेश्चन उठने वाले। किस तरीके के क्वेश्चन उठने वाले ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखना जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन उठने वाले। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें से क्वेश्चन क्या उठते हैं, देखिए पहले हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन उठा के देखते हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट, चलिए क्वेश्चन क्या आता है। जैसे कई ईयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि रैखिक समीकरणों, रैखिक समीकरण, देखिए रुकिए वेट करिए, देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है उनमें जो फॉर्मेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उनमें जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो यहां आपको देता है दो समीकरण, जैसे a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर देता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो रैखिक समीकरण है, दो रैखिक समीकरण है, और दोनों में चरों की संख्या कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स, दो। जैसे अगर हम बात करें, दो चर क्या है, x और y। ठीक है, x और y दो चर है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए इनमें से ऑप्शनल जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो बनती है माय डियर स्टूडेंट्स वो बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये तीन कंडीशंस बनती है। अब इनमें पूछा जाता है, अगर ये दिया है दो रेखाएं हैं या दो रेखाएं हैं जिनमें रेखाओं के समीकरण ये है, या दो रैखिक समीकरण है, कौन, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर a1 अपॉन a2 मतलब a1 a2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो b1 और b2 के अनुपात के बराबर ना हो तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कैसी रेखाएं होंगी। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी माय डियर स्टूडेंट्स, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब प्रतिच्छेद करेंगी तो पूछता है इसके कितने हल होंगे,
तो इसका एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, जब कंडीशन क्या होगी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो जो ये रेखाएं होंगी कैसी होंगी, कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा होंगी, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो आप एक चीज जानिए कि इनके जो हल होंगे वो केवल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब अगर ये कंडीशन आ जाए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या कंडीशन आएगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां की कंडीशन क्या है कि रेखाएं होंगी कैसी, समपाती। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती। समपाती रेखाएं होंगी, और इनके हल की अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वहां तक तो ठीक था, अगर ये हो जाए a1a2 का जो रेशियो है, अनुपात है, वो b1b2 के अनुपात के बराबर हो, लेकिन c1c2 के अनुपात के बराबर ना हो, तो ऐसी रेखाओं को, ऐसी कंडीशन जब भी होगा तो जो दिए गए रैखिक समीकरण है वो किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, समांतर रेखाओं, समांतर की बात करेंगे। और इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा उठते हैं। ये 3 क्वेश्चन है। अब आपसे दो तरीके, इसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि 2 रैखिक समीकरण दे दिया, बोला इन दोनों के जो हल है वो कैसे है, अद्वितीय। कैसे हल है, अद्वितीय हल है। तो इन दोनों के अद्वितीय हल है, दैट मींस क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है कि इनके अद्वितीय हल है, तो a1/a2 का जो अनुपात होगा वो b1b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, ये आपको रखना है। और यहां a1a2 की वैल्यू देगा b1 में और b2 में किसी एक की नहीं देगा, b1 b2 के देगा तो a1 a2 में से किसी एक की नहीं देगा, मतलब इन 4 में से एक वैल्यू को क्या कर देगा, वो माय डियर स्टूडेंट्स गायब कर देगा। और जब एक वैल्यू को गायब कर देगा तो उसी वैल्यू को क्या कर देगा, फाइंड आउट कीजिए, उसको ज्ञात कीजिए, उसका मान कितना हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या कहते हैं कि आपको डायरेक्ट देगा कि a1a2 2 रैखिक समीकरणों को दे दिया, फिर कहता है कि जहां a1a2 b1b2 और c1c2 के अनुपात आपस में बराबर है, तीनों के अनुपात आपस में बराबर है, तो ये जो रेखा किस प्रकार के रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा, तो क्या कहेंगे हम कि रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। कैसी होंगी, समपाती। फिर पूछेगा कि इसके हल बताइए कि इसके कितने हल होंगे, तो आप क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से कितने होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अब अगर यहां से बात करी जाए, या अनंत का भी यूज करते हैं कभी कभी। ठीक है, अनंत हल भी होते हैं, तो वो आप दोनों पॉइंट में जब अनेक ना हो तो क्या डालेंगे, अनंत ही डालेंगे, जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं। कह रहे a1/a2 बराबर हो b1/b2, मतलब कह रहा है a1a2 का रेशियो b1b2 के रेशियो के बराबर, लेकिन कह रहा है इन दोनों का रेशियो c1c2 के रेशियो के बराबर ना हो माय डियर स्टूडेंट्स। a1a2 का रेशियो b1b2 के रेशियो के बराबर, किंतु c1c2 के रेशियो के बराबर ना हो, तो ये किस प्रकार के रेखा युग्म को प्रदर्शित करेंगे, तो ये किस प्रकार के, ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। किसको माय डियर स्टूडेंट्स, समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। तो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी, पहला क्वेश्चन हो गया किस प्रकार की रेखाओं को, समांतर रेखाओं। अब कहता है इसके कितने हल होंगे, तो आप क्या कहेंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। यहां से इतने ही क्वेश्चन उठते हैं, इतने ही क्वेश्चन उठते हैं, और इतना ही टाइप का क्वेश्चन इस प्रॉपर जो टॉपिक है इतने में से वो इतना ही बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते कि क्या पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डन। चलिए अब आगे की जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए कि जैसे हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, और इसके अंदर और क्या आता है, इसके अंदर आता है कि 2 रैखिक समीकरण है,
दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आपको दे दिया जाए, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए हैं, तो उनको हल करके तो उनको हल करके तो उनको हल करके क्या बताइए, जैसे दो चर हैं, पहले तथा दूसरे चर का मान ज्ञात कीजिए, पहले तथा दूसरे चर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पहले चर का मान बताइए और दूसरे चर का मान बताइए, ये कह रहे हैं। अब इसके लिए दो विधियों का प्रयोग किया गया। पहली एक विधि थी जिसका नाम है प्रतिस्थापन, और दूसरी जो विधि थी माय डियर स्टूडेंट्स जो दूसरी विधि थी वो क्या थी, ये पहली प्रतिस्थापन और दूसरी विलोपन। दूसरी क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स, विलोपन। इन दोनों क्वेश्चंस में इसमें अंतर क्या है कि प्रतिस्थापन क्यों दी गई, विलोपन क्यों दी गई? क्या दोनों से आंसर जो है वो अलग अलग आएंगे? बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, फॉर्मेट से अलग अलग लगाने की। ठीक है, कोई एक इन दोनों में एक आध आपको आसान भी लगता है, एक कठिन भी लगता है, तो दोनों विधियां इसलिए दी गई हैं कि वो ये कहता है कि मेरा मन करेगा, बोर्ड कहता है कि यदि मेरी इच्छा हुई तो मेरी इच्छा के अनुसार मैं प्रतिस्थापन भी पूछ सकता हूं, और मेरी इच्छा हुई तो मैं क्या पूछ सकता हूं, विलोपन भी पूछ सकता हूं। जैसे आपको जैसे कोई दो समीकरण दिए गए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, पहला रैखिक समीकरण। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो रैखिक। प्रतिस्थापन में क्या है कहानी कि इसको समीकरण नंबर एक मानते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं, दो। दोनों की कंडीशन, मतलब दोनों में ही ये समीकरण एक और दो माने जाएंगे। तो पहले वाले में जब प्रतिस्थापन की बात करेंगे तो समीकरण एक से यहां से a1x बराबर, देखिए b1y को उधर भेजेंगे, c1 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस c1 माइनस b1y। ठीक है, x बराबर क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आएगा c1 प्लस b1y अपॉन में क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, a1 क्या रहेगा, ये x की वैल्यू आ गई। तो फिर अगर यहां से देखें तो a2 इस x की वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दीजिए, समीकरण नंबर 2 में। इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं, 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मेट रहने वाला है इसका। ठीक है, समीकरण नंबर किस में पुट करना है, सेकंड में पुट करना है, क्योंकि फर्स्ट से हमने x का मान निकाला, दूसरे में रख दिया तो हमारा y का मान आ जाना है। y की वैल्यू उठा के फिर उसमें रख देनी है समीकरण 3 में, फिर किसकी वैल्यू मिल जानी है, x। ये तो होगी कि ये हो गया प्रतिस्थापन। विलोपन में क्या है, विलोपन में भी कंडीशन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि विलोपन में थ्योरी चलती है। थ्योरी कैसी चलती है, थ्योरी ऐसी चलती है माय डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी इस तरीके से चलती है कि इसमें एक पद, चाहे x वाली टर्म को चाहे y वाली टर्म को, दोनों में से एक टर्म को इक्वल कर लेते। दो टर्म्स है, दोनों में से एक टर्म को इक्वल कर लेते हैं, और जो जब टर्म्स इक्वल हो जाती है तो क्या करते हैं, इक्वेशन, समीकरण एक को क्या कर देते हैं, दो से घटा देते हैं। ठीक है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो समीकरण एक को दो से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। कंडीशन वही है, फिर क्या करना है, इस पर से क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखिए दिया है दो रैखिक समीकरण
3x प्लस 8y बराबर 14 तथा समीकरण तथा समीकरण 6x प्लस 5y बराबर 17 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां इतनी बात होगी। क्या कह रहे हैं कि दो रैखिक समीकरण है कौन, 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y बराबर कितना 14, 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 14 तथा समीकरण दूसरा जो दिया गया 6x प्लस 5y बराबर 17 को क्या कीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए एकदम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस को करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, पहले पहला लिखना है क्या, 3x प्लस 8y बराबर कितना 14, समीकरण नंबर क्या माना फर्स्ट। ठीक है, तथा दूसरा जो है 6x प्लस 5y बराबर कितना माना दिया है 17, इसको क्या माना समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर यहां आते समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, 3x प्लस 8y बराबर 14, तो 3x बराबर क्या आएगा 14 माइनस 8y। ठीक है, 14 माइनस 8y। x बराबर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां आएगा 14 माइनस 8y बटे में कितना 3, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बारी कि समीकरण 3 से x का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में रख रहे हैं तो देखेंगे समीकरण 2 क्या है एक्चुअल में 6x की जगह हमने कितना रखना है 14 माइनस 8y बटे 3। ठीक है, 6 गुणे x की वैल्यू होगी प्लस 5y बराबर कितना 17। ठीक है, प्लस 5y बराबर 17। तो यहां से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कराएंगे 14 दूना 28 माइनस 8 दूनी 16y। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस 5y बराबर कितना 17। ठीक है, यहां 16 में से 5y निकल जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स 11, y वो भी किसका माइनस का। ये 28 उधर जाएगा तो 28 जाएगा उधर, प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 17 निकल गया, कितना बचा 11। चूंकि 28 उधर जाएगा माइनस होगा तो ये माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा ये रहेगा। ठीक है, अब y बराबर क्या आएगा माइनस 11 बटे माइनस 11, काट दिया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंप्लाइज दैट y बराबर आपका क्या आ गया 1। y बराबर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 1। फिर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख रहे y का मान, तो समीकरण 3 क्या है देख लीजिए 14 माइनस 8y बटे 3, तो 14 माइनस 8y x इक्वल्स टू 14 14 माइनस 8y, y का मान कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 1 अपॉन 3, तो यहां आएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस 8 अपॉन 3, x इक्वल्स टू क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स
14 में से 8 निकल गया कितना 6 और बटे में कितना 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 2। यहां देखिए कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, यही आपका क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये कौन सी विधि होगी, प्रतिस्थापन। एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपके प्रतिस्थाप इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से लगाते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। डन, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को लिखा रहने देते, मेथड चेंज कर देते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि तरीका क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या तरीका होना चाहिए, जो वे होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करें तो गलती होने के चांसेस लेस रहे, एकदम कम से कम रहे। ठीक है, तो यहां प्रतिस्थापन को हटा के क्या लिख देते हैं, विलोपन। ठीक है, क्या लिख देते हैं, विलोपन विधि द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा। अब ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, ये थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी, स्टेटमेंट। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर देखा यहां, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6x, फिर आएगा 16y बराबर कितना आएगा 28। ठीक है, यहां देखिए यहां ऑलरेडी है 6x क्योंकि घटाना है, प्लस 5y बराबर कितना 17। ठीक है माय डियर, घटाते हैं तो चिन्ह सबके बदल जाते हैं, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह, इसका प्लस है तो माइनस। ठीक है, घटाते समय जब भी नंबर्स को घटाते हैं उनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 से 6x ये दोनों इक्वल है, कट गए, यहां प्लस और माइनस है, जब प्लस और माइनस चिन्ह विपरीत हो तो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती। यहां 16y है, यहां 5y है, 16 में से 5y निकल गया, कितने y माय डियर स्टूडेंट्स, फिर बचा 11y बराबर 28 में से 17 निकल जाएगा तो कितना बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स 11। क्यों, क्योंकि 28 प्लस का है, 17 माइनस का है, तो प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, तो 28 प्लस का है तो प्लस लगेगा, 28 में से 17 निकल गया 11, 11 उधर जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 1। ठीक है, y इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, तो यहां से देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां रखेंगे तो 3x प्लस 8 गुणे y का मान है 1 बराबर 14। ठीक है माय डियर, तो 3x बराबर 14 पहले से था, 8 कम 8 प्लस 8 उधर गया, क्या हो गया -8। आंसर क्या आएगा घटने के बाद 6, तो 3x बराबर आ गया 6। तो यहां से x बराबर कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, इंप्लाइज दैट x बराबर आएगा 6/3, 3 से काटेंगे तो कितना 2, तो x का मान कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 2, x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, कि पहले भी y बराबर 1 आया है, x बराबर 2, किस विधि से, प्रतिस्थापन से। विलोपन से भी मान उतने ही आ रहे, मतलब कि हमारा दोनों में आंसर सेम ही आएगा, विधियां अलग अलग है इनको ज्ञात करने की। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चेक डन। चलिए अब बात आती है द्विघात समीकरण की, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण, देखिए दो बातें होती हैं, एक द्विघात बहुपद और एक द्विघात समीकरण, इन दोनों में अंतर क्या है।
कई बच्चे पूछते हैं आगे कि सर बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है माय डियर स्टूडेंट्स। यहां ax² प्लस bx प्लस c इसका सामान्य बहुपद होता है, लेकिन यहां बराबर 0 नहीं लगा होता। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c दिया होता है बट इक्वल में 0 नहीं लगा होता। दूसरे समीकरण की बात करें तो यहां ax² प्लस bx प्लस c ही दिया होता है बट इक्वल में क्या लगा होता है? 0। ठीक है, इक्वल में क्या लगा होता है? 0। यहां से निकलते हैं माय डियर स्टूडेंट शून्य, यहां क्या निकलते हैं? शून्य, और यहां निकलते हैं मूल। ठीक है, ये शून्य और ये मूल। अब कंडीशन क्या है, क्या पूछा जाता है इसमें? सर जी हमको ये बताइए, हमको ये मत बताइए कि क्या क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये टाइम तो निकल गया है, बिल्कुल निकल गया है। ये आपके जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए, एक सलाह के लिए बताया जा रहा है कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, कि बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण के, कुछ बच्चे इसी को समीकरण मान लेते हैं। तो सफिशिएंट नॉलेज होना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस के जो टाइप है वो सिंपल होते हैं कि नॉर्मली आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे जब सामान्य द्विघात समीकरण की बात करेंगे, सामान्य द्विघात समीकरण, तो सामान्य द्विघात समीकरण जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता क्या है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कई बच्चों ने कहा कि सर क्या जरूरी है कि x ही माने? नहीं, ऐसा कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप x की जगह y भी मान सकते, z भी मान सकते, w मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। या ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कोई वेरिएबल होना चाहिए, अर्थात ये अचर होना चाहिए और ये चर ही होना चाहिए। ऐसे वैल्यूज को आपको जो भी है वो लेट करना है, मानना है। ठीक है, इतना देखना है कि दोनों के दोनों ना, नहीं तो क्या होता है कि ये भी चर हो जाए ये भी चर हो जाए, तो फिर मामला क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? गड़बड़ा जाएगी, फिर गुणा होकर डायरेक्ट क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तब तो अलग ही वैल्यू हो जा रही है, फिर कहां द्विघात समीकरण होना है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन हो गया द्विघात समीकरण। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पहले पूछे जाते हैं मूल पर, कि मूल बताइए इनके, क्या ज्ञात कीजिए? मूल। पहले मूल पर ज्ञात कीजिए, फिर दूसरी बात आती है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बस दो ही बातें हैं, यही दो बातें हैं जिनको आपको पढ़ना है। द्विघात समीकरण के अंदर में जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है। पहला कि मूल कैसे होंगे या मूल कौन होंगे, और दूसरा मूलों की प्रकृति कैसे होगी। प्रकृति का मतलब कुछ लड़के ये भी नहीं जानते, तो प्रकृति की मूल वास्तविक होंगे कि बराबर होंगे कि काल्पनिक होंगे। तीन बातें आती है माय डियर स्टूडेंट। अब तीन बातों में कि तीन बातें आती है, तीनों में से एक ही बात, एक ही तो होगा। ऐसा है नहीं कि तीनों कंडीशन लाई कर जाए एक साथ में, 0 से बड़ा भी हो जाए, 0 छोटा भी हो, वास्तविक मूल भी हो जाए, समान भी हो जाए, काल्पनिक भी हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वास्तविक हो जाए और समान हो जाए, तो ऐसा चलता है। बट समान की कंडीशन अलग है, वास्तविक की कंडीशन अलग है। तो वास्तविक जब भी होंगे तो कैसा कह रहा है कि कैसे होंगे? असमान। कैसे होंगे? असमान। वास्तविक और असमान की कंडीशन है ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहां से रखें। ठीक है, आगे चलते बातों को बढ़ाते अपनी। मूलों की प्रकृति, क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे दिया है द्विघात समीकरण। देखिए 4 टाइप के द्विघात समीकरण आपको पढ़ने होते कि चारों टाइप में क्वेश्चंस कैसे बनते। एक होता है ax² प्लस माइनस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसमें प्लस माइनस क्यों लगा कि b की जगह प्लस भी आ सकता है माइनस भी, तो ये दोनों टाइप बनते हैं। इसकी कंडीशन है पहली। दूसरी क्या बनता है? ax² माइनस bx माइनस सी इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस bx माइनस सी इक्वल्स टू, यहां के साइन पर डिपेंडेंसी नहीं है। दैट मीन्स यही शो करना चाहिए कि b के चिन्ह से आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब किससे रखना है? c से।
सी और सी के चिन्ह से मतलब रखना है। कहना क्या चाहता है भाई, कहना ये चाह रहा है ये माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कहना चाह रहा है कि जब सी का ए से मल्टीप्लाई करे, या भी वही कंडीशन, जब सी का ए से मल्टीप्लाई करे तो जो संख्या बने, जैसे हमने यहां संख्या क्या बनाई, ए का सी से गुणा हुआ तो ए सी बनी, तो इस संख्या को दो भागों में तोड़ना है, ए और बी। ए और बी का गुणा जब ए सी आ रहा है तो ए और बी को जब जोड़ दे, अर्थात इन दोनों को जब ऐड कर दे तो बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए, दैट मीन्स कितना आ जाए, स्मॉल बी। ठीक है। और दूसरा तरीका यह कहता है कि इसको गुणा करिए, तो जो संख्या बने ए सी, ठीक है, उसमें ए सी बने, इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे, ए और बी में। ए बी में तोड़ दिया तो ए अगर बड़ी संख्या है, ए कैसी संख्या है, बड़ी संख्या है, और बी कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, ए बड़ी संख्या है, बी छोटी संख्या है, तो बड़ी से जब छोटी को क्या कर दे, माइनस कर दे, क्या कर दे, माइनस कर दे, तो आंसर कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए किसके बराबर, स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन, ये द्विघात समीकरण की कंडीशन है। एक आध क्वेश्चन लगवा देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनको हम पूर्णतया समझाएंगे। ठीक है, चल क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको एक सिंपल से क्वेश्चन दे दिया, 3x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे सामान्य द्विघात, ये सामान्य नहीं है, ये चीज मत पढ़िएगा, नहीं तो पता लगे ये भी पढ़ लें आप। द्विघात समीकरण 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब क्या ये सामान्य द्विघात समीकरण की तुलना करें इससे, तो a का मान कितना आएगा, 3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 8 है। ठीक है, चल अब क्या करना है, हमने क्या सीखा है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते, 3x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल्स टू, हमने क्या सीखा कि पहले 8 का 3 से गुणा करना है, 8 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 24। अब 24 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनको गुणा करने पर तो 24 आए, लेकिन उन दोनों को, यहां का चिन्ह देखेंगे क्या है, प्लस, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए, 10। तो आप जानते हैं 6 का 4 से गुणा होता है, 6 चौक को 24 होता है, और 6 और 4 को जोड़ दे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है, 10। मतलब हमारी जो नंबर्स है वो क्या होंगी, 6 और 4। ठीक है, 6 और 4, तो 3x² बड़ी संख्या, यहां चिन्ह, यहां तक कोई भी चेंजमेंट नहीं होना, प्लस। ठीक है, फिर बड़ी संख्या लिखनी है, दैट इज 6, साथ में क्या लगाएंगे, x। फिर अगर जोड़ना है, अगर नंबर्स को ऐड करना है, तो जो साइन होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, पहला प्लस का है, दूसरा भी क्या होगा, प्लस। ये 6x है, यहां क्या होगा, 4x प्लस 8 इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। ठीक है, इतना। यहां से अब अगर देखें, कॉमन लेना होता है, यहां से कॉमन, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, तो यहां से 3, यहां से 3 कॉमन हो गया, यहां 2x है, यहां 1x है, तो 1x कॉमन ले लेते, 3 निकल गया, 1x निकल गया, माय डियर स्टूडेंट्स क्या बचा, x, बीच में चिन्ह किसका, प्लस, 3 निकल गया, x निकल गया, बचा क्या, क्या बचा, 2। ठीक है, अब यहां से देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, तो 4 यहां से, 4 यहां से कॉमन ले लिया, लेकिन किसका, प्लस 4, प्लस का 4 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, x प्लस, यहां 4 निकल गया, क्या बचा, 2 बराबर 0। ठीक है, अब x प्लस 2, x प्लस 2 यहां, तो x प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां क्या है, 3x प्लस में क्या है, 4 बराबर 0। ठीक है, यहां तक डन होगा मामला। आगे क्या करते हैं कि मूल निकालने, क्या क्या करते हैं, मूल। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है, तो वो कब होगा, वो तभी होगा जब उनमें से एक संख्या 0 के बराबर, जब उनमें से एक संख्या 0 के बराबर हो, तभी उनका गुणनफल क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट, 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। अब देखें, तो कहना क्या चाहता है कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या
दूसरी भाषा में क्या कह ले 3x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस 4 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, या दूसरी x की वैल्यू यहां क्या आएगी माइनस 4 बटा 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज आएंगी जो बहुत ही बड़ी, इन्हें क्या कहते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 व -4 बटा 3 होंगी। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक कर लीजिए कंफर्म। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होने हैं वो कल होने, ठीक है। कल के बाद जो भी टॉपिक रहेंगे सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो ये जानते रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको मेहनत करनी है, आपको बोर्ड में अच्छे मार्किंग करनी है, तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो टाइम है वो बहुत ही प्रीशियस टाइम है और इस टाइम के ड्यूरेशन में आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस हम कराने का प्रयत्न करेंगे और आपको आपके एम तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।